चैनल में आपका स्वागत है। आवर्त सारणी से संबंधित विविध वैज्ञानिकों के प्रयास को आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। डोबे राइनर, न्यूलैंड तथा मेंडलीव आदि वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से प्राप्त तत्वों का वर्गीकरण किया, परंतु आवर्त सारणियों में कुछ न कुछ कमियां थीं और तत्वों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा था। उस समय तक परमाणु को पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण माना जाता था। यही कारण था कि उस समय तक सभी वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को ही वर्गीकरण का आधार बनाया, परंतु वैज्ञानिकों की खोजी प्रवृत्ति के कारण यह पता चला कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना है। रुदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा सन 1911 के आसपास परमाणु की संरचना स्पष्ट हो गई थी कि परमाणु के मध्य में एक छोटा ठोस भाग है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन होता है तथा केंद्रक के बाहर निश्चित कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या ही तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। विभिन्न खोजों से यह स्पष्ट हुआ कि तत्वों के गुणधर्म की अचूक जानकारी और तत्व की क्रियाशीलता उनके परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। इस आधार पर अंग्रेज वैज्ञानिक मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी के लिए एक नियम लागू किया। तत्वों के गुणधर्म ये उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन में होते हैं। अब तक ज्ञात कुल तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर उसे आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, अब हम ये आगे देखेंगे। सन 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, जिसे कि हम Z के द्वारा दर्शाते हैं, के अनुसार रखा। परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ही परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु के परमाणु क्रमांक तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का संबंध आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आगे हम आधुनिक आवर्त सारणी की रचना के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह ध्यान लेना चाहिए कि आवर्त सारणी का निर्माण किस प्रकार हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। उसी प्रकार से 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिसे समूह कहते हैं। आवर्त तथा समूह की इस रचना के कारण चौखट तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक चौखट में एक तत्व को रखा गया है और चौखट के ऊपर की ओर परमाणु क्रमांक, नीचे परमाणु द्रव्यमान तथा इन दोनों के मध्य तत्व के संकेत और नाम को स्थान दिया गया है। 7 क्षैतिज पंक्तियों के अतिरिक्त 2 पंक्तियां स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी के निचले भाग में रखी गई हैं और उन्हें क्रमशः लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का नाम दिया गया है। अब तक ज्ञात कुल 118 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। 118 तत्वों में से परमाणु क्रमांक 92 वाले यूरेनियम तत्व के बाद 93 से 118 तक के परमाणु क्रमांक वाले रेडियोधर्मी तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया गया है। ये अस्थायी होते हैं तथा इनकी आयु सीमा बहुत कम होती है। बच्चों, क्या आपको पता है तत्व वो तत्व होते हैं जिसमें से अपने आप ही कुछ किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं और उनका स्वरूप बदलता रहता है। संपूर्ण आवर्त सारणी को S, P, D, F 4 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। समूह 1 में
क्षारीय धातुओं को तथा समूह 2 में भू क्षारीय धातुओं को रखा गया है। समूह 1 तथा समूह 2 को संयुक्त रूप से एस खंड का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि समूह 1 के तत्वों को क्षारीय धातु तथा समूह 2 के तत्वों को भू क्षारीय धातु क्यों कहते हैं। समूह 1 के सभी तत्व मुलायम धातु हैं, साथ ही ये क्षारीय गुणधर्म भी दर्शाते हैं। भौतिक रूप में सीजियम को छोड़कर लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक सभी धातुएं सिल्वरी सफेद रंग के होते हैं। केवल सीजियम सुनहरे पीले रंग का होता है। इन तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रकृति में ये लवण के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl। समूह 2 के तत्वों के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी तत्व भी मुलायम धातुएं हैं। इनके ऑक्साइड मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भू क्षारीय धातु कहते हैं। ये अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा ये प्रबल अपचायक भी होते हैं। इस समूह का सामान्य रासायनिक सूत्र निम्न होता है: M+2H2O = MOH² + H2। समूह 3 से समूह 12 तक के तत्वों को डी खंड में रखा गया है। ये सभी धातु तत्व ही हैं। इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं तथा अनुचुंबकीय गुणधर्म के साथ साथ परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। इनकी बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं तथा ये धनायन प्रवृत्ति के साथ साथ उत्प्रेरक का गुणधर्म भी दिखाते हैं। इन्हें एस तथा पी खंड के बीच में स्थान दिया गया है और इन्हें संक्रमण तत्व का नाम दिया गया है, क्योंकि ये एस खंड तथा पी खंड दोनों के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। समूह 13 से समूह 17 और समूह 18 के तत्वों को पी खंड में रखा गया है। इस खंड में धातु, अधातु तथा धातु सदस्य सभी प्रकार के तत्व शामिल किए गए हैं। ये सहसंयोजी यौगिक तथा अम्लीय यौगिक का निर्माण करते हैं। सारणी में एक सीढ़ी के जैसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाई गई है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे किनारे धातु सदस्य तत्वों को दर्शाया गया है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर धातु तत्व तथा दाहिनी ओर अधातु तत्वों को रखा गया है। समूह 17 में सभी हैलोजन वंश के तत्व तथा समूह 18 में निष्क्रिय गैसों को स्थान प्रदान किया गया है। एक ही आवर्त में पास वाले तत्वों में कम अंतर परंतु दूर स्थित तत्वों के गुणधर्म में काफी अंतर पाया जाता है। परंतु अगर एक ही समूह की बात करें तो तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में समानता तथा श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। ये सब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण ही होता है। अब हम समूह तथा आवर्त के साथ इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के प्रभाव को विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम हम समूह व इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के संबंध को देखते हैं। किसी परमाणु के बाहर विभिन्न कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसे ही इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का नाम दिया गया है। यदि समूह पर दृष्टि डालें तो आवर्त सारणी में समूह 1 को देखने पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तथा फ्रांसियम को रखा गया है। यहाँ समूह 1 के साथ साथ हाइड्रोजन की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यद्यपि हाइड्रोजन को समूह 1 के प्रथम तत्व के रूप में स्थान प्राप्त है, लेकिन इसके स्थान को लेकर वैज्ञानिकों में आज भी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो पाई है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब इसमें 2 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8, 1 अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तथा तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार अगर पोटेशियम को देखा जाए तो उसका परमाणु क्रमांक 19 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8, 8, 1 होता है अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन तथा चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे तो प्रत्येक तत्व में एक कक्षा की वृद्धि हो रही है, परंतु सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अतः सभी तत्वों को समूह 1 में रखा गया है। समूह में ऊपर से नीचे जाते समय कक्षा बढ़ने के साथ ही केंद्र से बाहरी कक्षा की दूरी बढ़ रही है और उस पर केंद्र से लगने वाला आकर्षण बल भी कम होता जा रहा है। अब हम आवर्त तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के संबंध की चर्चा करेंगे। आवर्त में बाएं से दाहिने जाते समय यदि लिथियम से शुरू करके नियान तक के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को देखें तो हर एक तत्व का परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो रही है, परंतु केंद्र के बाहर उनकी कक्षा में वृद्धि नहीं होती। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, जिसके केंद्र की ओर से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 अर्थात पहली कक्षा में 2 तथा दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियान सभी में 2 ही कक्षाएं होती हैं, क्योंकि केंद्र के बाद से शुरू करके कक्षाओं को K, L, M तथा N नाम दिए गए हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का सामान्य सूत्र 2n² होता है अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए लिथियम से नियान तक बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के बाद भी दूसरी कक्षा में ही सभी इलेक्ट्रॉनों का समावेश हो जाता है और केंद्र तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। तत्वों की क्रियाशीलता उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा संयोजकता कवच की संख्या पर निर्भर करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या किसी समूह के तत्वों के गुणधर्मों की तुलना करने पर नियमितता दिखाई देती है। इसे ही आधुनिक सारणी का आवर्ती झुकाव कहते हैं, क्योंकि 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सिर्फ संयोजकता, परमाणु आकार और धातु गुणधर्मों को ही सम्मिलित किया गया है। इसलिए हम आगे इन्हीं तत्वों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम संयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे। संयोजकता की परिभाषा यदि देखें तो किसी तत्वों के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तत्व की संयोजकता को निर्धारित करते हैं। अतः यदि हम समूह 1 के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण पर दृष्टि डालें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,1, सोडियम का 2,8,1, पोटेशियम का 2,8,8,1, रुबिडियम का 2,8,18,8,1, सीजियम का 2,8,18,18,8 होता है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। उदाहरण, समूह 1 के सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 1 तथा समूह 2 के सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए समूह 1 की संयोजकता 1 तथा समूह 2 की संयोजकता 2 होती है। इस प्रकार समूह में सभी तत्वों की संयोजकता समान व निश्चित होती है। परंतु यदि हम आवर्त की बात करें तो उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा आप आवर्त में देख पा रहे हैं,
दूसरे आवर्त में लिथियम से शुरू करके कार्बन तक संयोजकता क्रमशः बढ़ती है, फिर नाइट्रोजन से लेकर नियान तक कम होती जाती है। सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2-1 अर्थात पहली कक्षा में 2 तथा दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः लिथियम की संयोजकता 1 है। इसी प्रकार बेरिलियम की संयोजकता 2, बोरान की 3 तथा कार्बन की संयोजकता 4 है। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को देखें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 5 है, अर्थात अष्टक के नियम के अनुसार उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता 3 है और उसकी संयोजकता भी 3 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 तथा नियान की 0 है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयोजकता बढ़ती है फिर घटती है। अब हम आवर्त सारणी के दूसरे आवर्ती झुकाव परमाणु आकार के बारे में चर्चा करेंगे। किसी परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। यहाँ पर हम स्पष्ट कर देते हैं कि परमाणु के केंद्र से परमाणु के बाह्यतम कवच के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु एक अत्यंत छोटी इकाई है। इसकी त्रिज्या को नापने के लिए पिकोमीटर इकाई का उपयोग करते हैं। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर सारणी में आपको लिथियम से लेकर सीजियम तक सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और परमाणु त्रिज्या को दर्शाया गया है। इस सारणी में प्रथम समूह तत्वों को दिखाया गया है। इसके अनुसार लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 1 है, अर्थात इसमें 2 ही कक्षाएं पाई जाती हैं, जिनमें से पहली कक्षा में 2 तथा दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या तो बढ़ती जाती है और केंद्र से परमाणु के बाहरी कक्षा की दूरी अर्थात परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जा रही है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या 157 पिकोमीटर तथा सीजियम की परमाणु त्रिज्या 262 पिकोमीटर होती है। अब हम आवर्त के संबंध में परमाणु त्रिज्या को देखें तो यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में तीसरे आवर्त के तत्वों को लिया है। जैसा आप सारणी में देख पा रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते समय लिथियम परमाणु में 2 कक्षा है, जिसमें से पहले में 2 व दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार यदि बोरान का परमाणु क्रमांक देखें तो इसमें भी 2 ही कक्षा है, पहली कक्षा में 2 तथा दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़ते हुए ऑक्सीजन तक पहुंचते पहुंचते भी परमाणु क्रमांक बढ़कर 8 पहुंच गया, लेकिन दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गई, परंतु कक्षा की संख्या नहीं बढ़ी, वह 2 ही रही, क्योंकि अष्टक के नियम के अनुसार पहली कक्षा में 2 तथा दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरी कक्षा में ही समा जा रहे हैं। परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ने के साथ साथ केंद्रक में धन आवेश भी बढ़ा और केंद्रक तथा परमाणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान भी बढ़ गया, जिससे त्रिज्या का मान कम हो गया तथा परमाणु का आकार भी कम होता गया। अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्रमशः कम होता रहता है। अब हम आवर्त सारणी के तीसरे झुकाव धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म के बारे में देखेंगे। आवर्त सारणी के तत्वों को धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म के आवर्ती झुकाव का काफी महत्व दिखाई देता है। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नई कक्षा का निर्माण हो रहा है। केंद्रक
तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के बीच का अंतर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे केंद्र की आवेश बल कम हो रहा है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल वो भी कम होता जा रहा है तथा इन इलेक्ट्रॉनों के खोने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, अर्थात धनात्मक आवेश बढ़ता जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणधर्म और विद्युत घनता बढ़ती है, परंतु विद्युत ऋणता कम होती जाती है। अब जब हम आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाते हुए देखते हैं तो उसमें परमाणु में परमाणु क्रमांक की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु कवच वही रह रहा है। साथ ही केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है, तो जिससे धनावेश बढ़ रहा है। फलस्वरूप केंद्र की आवेश का परिणामी बल बढ़ता जाता है, जिससे संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति कम से कम होती जाती है और विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। अतः आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर धात्विक गुणधर्म कम होता है तथा अधात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है। तत्वों की घनता या विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी उनकी अभिक्रियाशीलता भी उतनी ज्यादा होती है। अब हम यहाँ पर हैलोजन वंश की श्रेणीबद्धता पर भी एक निगाह डालेंगे। आवर्त सारणी की बात हो और हैलोजन वंश का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में सभी हैलोजन वंश के तत्वों को रखा गया है, जिनका सामान्य अणुसूत्र H2 होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाते समय इनकी भौतिक अवस्थाओं पर ध्यान दें तो इसमें श्रेणीबद्धता देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है और आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। अंत में हम निष्क्रिय गैस के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसे सबसे अंत में 18वें समूह के रूप में रखा गया है। इसमें नियान से लेकर रेडान तक सभी तत्वों के अष्टक पूर्ण हैं, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इसलिए इन्हें नोबल गैस, आदर्श गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इस समूह का पहला तत्व हीलियम, जिसमें केवल एक ही कक्षा होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका भी दिक् पूर्ण होता है। मेरे अनुभव से यह बात सामने निकल कर आई कि बच्चों को आवर्त सारणी याद रखने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अतः हम प्रथम 20 तत्वों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। आशा है ये आपको तत्वों के संकेत व परमाणु क्रमांक याद करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। प्रस्तुत टेबल में कुछ अक्षरों को लाल रंग से लिखकर उसे अधोरेखित किया गया है। ये अक्षर तत्वों के संकेत को दर्शाते हैं। इस प्रकार आप तत्वों के नाम और क्रमांक याद कर सकते हैं। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो, अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और खाओ केक। आशा है बच्चों आपको ये नाम काफी अच्छे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको याद करने में आसानी होगी। आवर्त सारणी से संबंधित दोनों वीडियो देखने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि आपको आवर्त सारणी के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी और आवर्त सारणी की महत्ता को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। परंतु अगर आवर्त सारणी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कृपया आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके।